इसके पहले हम पहला लेसन पढ़े थे जिसमें परमाणु संरचना प्रारंभिक थी। अब परमाणु संरचना आधुनिक पढ़ते हैं। इसमें लेसन 2 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कहा गया सन 1924 में फ्रेंच वैज्ञानिक दे ब्रॉगली ने, यानी फ्रेंच वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक थे दे ब्रॉगली, इसको डी ब्रॉगली भी पढ़ते हैं, दे ब्रॉगली भी इन्हें पढ़ते हैं। दे ब्रॉगली ने बताया था कि गतिशील अति सूक्ष्म कण, यानी कोई गतिशील हो और अति सूक्ष्म कण हो, यानी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन ये हो आदि तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी अति सूक्ष्म गतिशील अति सूक्ष्म कण जो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये सभी सूक्ष्म कण यानी क्या करते हैं, कण की तरंग की भांति व्यवहार करते हैं या तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। यदि द्रव्यमान का सूक्ष्म कण वेग से गतिमान हो, यानी मान लिया जाए कि कोई वस्तु जो कण था वो m द्रव्यमान का, सूक्ष्म कण वेग से गतिशील था, उसके तरंग दैर्ध्य लैम्डा थी, यानी जो कण था उसका द्रव्यमान m था और तरंग दैर्ध्य लैम्डा से गतिशील थी और संवेग क्या p बराबर mb होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो p बराबर इसका जो संवेग हो जाएगा कण का संवेग होगा p बराबर mb हो जाएगा। तो इससे निम्नलिखित हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर h/p ये होता है किसी भी कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या फोटॉन का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा बराबर h/p, तभी इसे हमने बताया कि किसी कण का द्रव्यमान m हो वेग b हो तो लैम्डा बराबर लिखा जा सकता है h/mb, ये किसी कण का द्रव्यमान या वेग हो जाएगा। यहाँ देखिए h प्लांक नियतांक है, यानी h प्लांक नियतांक होता है, इसका मान सदैव नियत रहेगा। तो इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो कण से कोई संबंध होता है, जब कोई गतिशील होता है तो तरंगों के रूप में गति करता है, तरंगों के रूप में गति करता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी लैम्डा बराबर h/mb। m और b जानते ही है, h जो होता है ये प्लांक नियतांक होता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की दैर्ध्य प्रकृति तो मतलब होता है दोहरी प्रकृति, यानी इलेक्ट्रॉन हो दो प्रकार से व्यवहार करता हो, तो इसी का मतलब दैर्ध्य प्रकृति दोहरी प्रकृति। कह रहा है सबसे पहले कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति को तथा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन इसकी तरंग को प्रदर्शित करता है। देखो कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन के कण को प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, यानी कैथोड किरण जो होते हैं वो कह रहा है गुण इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, यानी कैथोड किरणों के गुण जो होते हैं, जो इसमें गुण होते हैं इलेक्ट्रॉन के कण प्रकृति होते हैं। तो कैथोड किरणें क्या होती है, धन प्लेट की ओर चलती थी, तो ये कह रहा है इसके आधार पर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं या उसी में जाकर किसी प्लेट पर चमक उत्पन्न करती थी। तो इससे ये पता चलता है इलेक्ट्रॉन क्या एक कण है। और दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन इसी तरंग के कारण, यानी विवर्तन होता है वो अपने स्थान से थोड़ा सा जाके मुड़ जाती है, यानी प्रकाश चलते हुए इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मुड़ जाती है, इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विवर्तन इसकी तरंग प्रकृति, यानी इलेक्ट्रॉन का जब विवर्तन होता है तो यह तरंग में ही विवर्तन होता है कि अपने सीधा चल ऐसे सीधा जा रहा हो, ऐसे हल्का सा मुड़ के निकल जाए, तो हल्का सा मुड़ना ही उसको विवर्तन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन की तरह इलेक्ट्रॉन का विवर्तन इसकी तरंग को प्रदर्शित करता है, यानी कैथोड किरणों का गुण जो है वो कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन का विवर्तन जो है वो तरंग प्रकृति, इसी को कहते हैं दोहरी। अतः स्पष्ट है इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। जब कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है तो इसी गुण को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य प्रकृति, यानी इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों गुण प्रदर्शित करता है, तो इसी प्रकृति को इलेक्ट्रॉनों की दैर्ध्य प्रकृति कहते हैं। अब देखिए एक नए वैज्ञानिक इन्होंने इसके आधुनिक में पढ़ा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इन हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों के लिए एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए इन्होंने दिया क्या था, किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति, यानी कोई गतिशील हो वो सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इन्होंने यही दिया था कि यदि कोई गतिशील कण हो, सूक्ष्म कण हो, उसके स्थिति यानी कहाँ पर स्थित और वेग दोनों का एक साथ यथार्थ यानी सही निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यही नहीं इन्हीं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। अब अनिश्चितता के सिद्धांत के गणितीय रूप में व्यक्त करने का समीकरण प्रदर्शित होता है। अगर कोई गणितीय स्वरूप में व्यक्त करे इसको तो इन्होंने बस ये इतना में याद रहे, किसी गतिशील रूप से किसी स्थिति तथा वेग दोनों को एक साथ यथार्थ
निर्धारित नहीं किया। अर्थात अगर वेग को निर्धारित करोगे तो स्थिति में कुछ ना कुछ नहीं निर्धारित कर पाओगे, और स्थिति के किसी यानी निर्धारण करोगे तो वेग का, दोनों का एक साथ निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता। यही कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई, ये इनका समीकरण था। डेल्टा पी मोमेंटम हो गया, ये इसका विस्थापन हो गया, स्थिति का स्थिति यानी अनिश्चित हो गया। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई, जहाँ डेल्टा पी संवेग हो जाएगा यानी अनिश्चितता है इसका हो जाएगा, और डेल्टा एक्स स्थिति की अनिश्चितता है यानी डेल्टा पी संवेग हो जाएगा, और डेल्टा एच प्लांक नियतांक होता है। तो इन्हीं के आधार इन्होंने ही दिया था, तो हम ये गणितीय रूप में लिख सकते हैं डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन h/4 पाई। अब इसके बाद देखिए परमाणु कक्षक जो भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉनों के, परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक। परमाणु ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, तो पहले इसमें परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक, इसी को बोलते चाहे ऑर्बिटल बोला जाए या कक्षक। परमाणु में नाभिक के बाहर वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाने की संभावना होती है, परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाते हैं। यानी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, यानी जहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, वह परमाणु का ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। तो कोई भी होगा, अभी बताया गया पीछे, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विद्युत कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो वह अधिकतम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, वही परमाणु ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। अब एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, स्पिन होता है, स्पिन माने चक्रण बोलते हैं, इसको हिंदी में चक्रण बोलते हैं। तो एक ऑर्बिटल के विपरीत स्पिन या चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आकृति के आधार पर परमाणु ऑर्बिटल को 4 भागों में बांटा गया, यानी आकृति के आधार पर परमाणु को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। तो देखिए एस ऑर्बिटल गोला के आकार का होता है, और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी इसको ऑर्बिटल यही भरा जाएगा इलेक्ट्रॉनों का वितरण में। तो एस ऑर्बिटल ये गोला के आकार का होता है, और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इसका शेप देखा जाए तो शेप गोला के आकार का, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इससे ज़्यादा कहीं में किसी भी एस ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। तो इसमें गोलाकार आकृति पूछा भी जाता है, इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार, कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल की तरह होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6 होती है। डंबल देखिए, ये डंबल है डमरू के आकार का, तो ऐसे बन के ऐसे ये बन जाता है, चाहे ऐसे बना दीजिए, खड़ा बना दीजिए, ऐसे ये हो गया, इसी को बोलते हैं डंबल, यानी 8 की तरह बन जाता है, उसी को डंबल है। तो यहाँ पे डी डंबल है, देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल की आकृति इलेक्ट्रॉन यानी डंबल के आकार, तो ये डंबल हो गया, डंबल के आकार की, तो ये पी ऑर्बिटल या बी डंबल कहलाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 6, यानी 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। अगला है डी ऑर्बिटल, स्मॉल डी लिखा जाता है, ये डी ऑर्बिटल में डी डंबल आकृति होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 10 होती है, ये जरूर याद रखना हो। यहाँ पे ये देखिए, अगर ऐसे, अभी हमने पीछे बताया था, ऐसे ये बना, एक डंबल हो गया, इसके बाद ये 2 डंबल हो गए। तो ये कह रहा है एस डी ऑर्बिटल में 2 डंबल होते हैं, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। अगला देखिए एफ ऑर्बिटल की आकृति बहुत जटिल होती है। इसमें क्या होता है, एफ में ऑर्बिटल की आकृति स्मॉल एफ लिखा जाता है। एफ ऑर्बिटल में कह रहा है कि इसकी आकृति बहुत जटिल होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 14 होती है, यानी इसमें इसकी आकृति बहुत जटिल होती है, इसलिए इसकी आकृति नहीं दिखाई जाती है। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, यानी एफ ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। अब आधुनिक परमाणु मॉडल देखिए, आधुनिक परमाणु मॉडल जैसे भी बताया गया, रदरफोर्ड का परमाणु, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम आधुनिक परमाणु मॉडल देखते हैं कि इसके आधार पर ये क्या व्याख्या करता है। पहला, आधुनिक परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर आधारित होता है, यानी आधुनिक परमाणु मॉडल जो बताया गया इलेक्ट्रॉनों की तरंग
तरंग प्रकृति पर आधारित है, यानी तरंग के आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। तो तरंग प्रकृति पर आधारित है। इस मॉडल के अनुसार इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस मॉडल जो होता है इसमें कि तरंग प्रकृति है। तो पहले कहा गया यहाँ पे परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है, यानी कहा गया परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। धनावेशित भाग यानी धनावेशित और नाभिक के बाहरों क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी दो भागों से बना होता है। एक धनावेशित भाग परमाणु होता है और दूसरा ऋणावेशित भाग, यानी परमाणु इसके तरंग सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। धनावेशित भाग नाभिक हो जाता है और उसके बाद चारों ओर नाभिक के चारों ओर बाहर ऋणावेशित क्षेत्र होता है जिसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न आकृति के ऑर्बिटल में व्यवस्थित रहते हैं, यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विभिन्न आकृति के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में वितरित रहते हैं, विभिन्न कक्षक में या विभिन्न आवर्त में व्यवस्थित रहते हैं। कोषों को KLMN से आदि से अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं तथा उपकोष को SPDF यानी SPDF से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे कोष आ जाएगा तो KLMN और SPDF को ये उपकोष से प्रदर्शित करते हैं। अभी भी हमने बताया था कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। S है मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल होंगे। P में है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। इस पे देखिए यहाँ पे जब इसमें आएंगे DM तो मैक्सिमम 10, इसमें जो ऑर्बिटल बनेंगे वो 5 बनेंगे, यानी इसमें 5 ऑर्बिटल बन जाएंगे उपकोष। इसमें देखिए F में 14 है तो ये 7 बन जाएंगे। अब इसके बाद हम नोड और देखते हैं आगे नोड क्या है। कह रहा नोड परमाणु ऑर्बिटल को वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होती है अर्थात शून्य होती है नोड कहलाता है। यानी अभी बताया गया परमाणु का वह ऑर्बिटल का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत ही कम होती है या शून्य होती है, उसी को बोलते हैं नोड। तो यहाँ पे देखो ये दिया गया P ऑर्बिटल PX ऑर्बिटल, ये नोड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं इनमें, जैसे नाभिक और हम देख लें तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तो इसका कह रहा नोड। तो जहाँ पे वह क्षेत्र ऑर्बिटल का वह क्षेत्र जहाँ तो ऑर्बिटल की इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते या बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र को बोलते हैं नोड। यही कहा गया ना कि परमाणु ऑर्बिटल का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत ही कम होती है अर्थात शून्य होती है, वो नोड कहलाते हैं।